साल 2012 दिल्ली, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। और इस एक केस ने महिलाओं के अधिकारों पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी। चलिए आज इसी पर गहराई से नजर डालते हैं कि कैसे एक त्रासदी ने बदलाव की एक नई लहर पैदा कर दी। इस कहानी को हम शुरू कर रहे हैं ज्योति सिंह के पिता के इन बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि एक इंसान था, एक परिवार था और उनकी हिम्मत और दर्द की एक दास्तां थी। तो ये कहानी है ज्योति सिंह की। वो सिर्फ 22 साल की थीं, एक फिजियोथेरेपी इंटर्न। आंखों में भविष्य के लिए ना जाने कितने सपने थे, लेकिन वो सारे सपने बड़ी ही बेरहमी से छीन लिए गए। उस रात की जो दिल दहला देने वाली घटनाएं थीं, वो कुछ इस तरह से सामने आईं। रात के 9:30 बजे एक सामान्य सी बस यात्रा से जो कहानी शुरू हुई, वो कुछ ही देर में एक ऐसे भयानक सपने में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस अपराध की क्रूरता ने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए, हमले की जो क्रूरता थी वो कल्पना से भी परे थी। जब डॉक्टरों की रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। चोटें इतनी इतनी ज्यादा गंभीर थीं कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक काम था। और शायद यही वजह थी कि लोगों का गुस्सा इतनी तेजी से और इतनी शिद्दत से भड़का। पूरे 13 दिनों तक वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रहीं, लेकिन आखिर में इस संघर्ष का दुखद अंत हुआ। ज्योति की अपनी लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन सच कहूं तो यहीं से एक पूरे देश के आंदोलन की आग भड़क उठी। ज्योति के इस निजी त्रासदी ने ऐसा लगा जैसे पूरे देश की आत्मा को जगा दिया हो। इसके बाद जो हुआ वो वाकई अभूतपूर्व था। भारत ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। बस, अब बहुत हुआ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस गहरे गुस्से, उस दर्द और उस सामूहिक पीड़ा की आवाज थी जो उस वक्त पूरा भारत महसूस कर रहा था। और विरोध का जो पैमाना था वो बहुत बड़ा था। दिल्ली की सड़कों से ये आंदोलन शुरू हुआ, कोलकाता, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों तक फैल गया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, और जो सड़कों पर नहीं थे वो ऑनलाइन याचिकाओं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस केस में ऐसा क्या था जिसने इसे एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। यूएन विमेन का ये बयान ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि ये घटना एक ऐसी चिंगारी की तरह थी जिसने सार्वजनिक चेतना को इस तरह झकझोरा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। खैर, अब कहानी अपने अगले दौर में पहुंचती है। ये दौर था अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक बहुत लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई का। न्याय का ये सफर 7 साल से भी ज्यादा लंबा चला। गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक ये एक ऐसा सफर था जिसने सबके धैर्य की परीक्षा ली और पूरे देश की नजरें इस केस पर टिकी हुई थी। लेकिन इस केस का एक पहलू ऐसा भी था जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। वो था सजा में अंतर। 4 वयस्क दोषियों को तो मौत की सजा मिली, लेकिन जो नाबालिग दोषी था, जिसे इस अपराध में सबसे ज्यादा क्रूर माना गया, उसे कानून के तहत सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया। और इस बात पर एक बहुत बड़ी सार्वजनिक बहस छिड़ गई। एक दोषी मुकेश सिंह का ये बयान ये उस गहरी, जहरीली स्त्री विरोधी मानसिकता को दिखाता है जिसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था। ये हमें बताता है कि लड़ाई सिर्फ कुछ अपराधियों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इस सोच के खिलाफ भी थी। जनता के इस भारी गुस्से और दबाव का ही नतीजा था कि सरकार को यौन हिंसा पर बने देश के कानूनों पर फिर से सोचने और उनमें सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी, इसका अंदाजा जस्टिस वर्मा कमेटी के काम से लगाया जा सकता है। सिर्फ 29 दिनों के अंदर 80,000 से ज्यादा आम लोगों के सुझावों पर विचार करके एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट ने भारत के यौन अपराधों से जुड़े कानूनों की नींव ही बदल दी। और ये वो बड़े और ठोस बदलाव थे जो उस आंदोलन की वजह से मुमकिन हुए। बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया, सजाओं को और सख्त किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और सबसे जरूरी किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 से 18 साल के किशोर जघन्य अपराध करके आसानी से बच ना सकें। तो चलिए अब इस चीज का विश्लेषण करते हैं कि इस मामले का दूरगामी प्रभाव क्या रहा, मतलब क्या प्रगति हुई और कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। निर्भया, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आंदोलन का प्रतीक बन गया। इसका मतलब है निडर, क्योंकि कानून पीड़ित की पहचान उजागर करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए मीडिया ने उन्हें ये नाम दिया।
और देखते ही देखते ये नाम यौन हिंसा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत का दूसरा नाम बन गया। समाज में एक ठोस बदलाव देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 2012 के बाद बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले दर्ज कराने वाली महिलाओं की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये नहीं था कि अपराध बढ़ गए थे। इसका मतलब ये था कि अब ज्यादा महिलाएं चुप रहने के बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रही थीं। लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि सिर्फ कानून बदल देने से सब कुछ ठीक हो गया। इतनी प्रगति के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। 2017 में गोवा में एक पर्यटक के साथ हुई घटना जैसी वारदातें हमें याद दिलाती हैं कि ये लड़ाई अभी भी जारी है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। न्याय मिलने में 7 साल लगे और इस पर बहस को 1 दशक हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ सख्त कानून बना देना ही काफी है? समाज में एक वास्तविक और स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।